अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 6 कैप 6 का स्टार्ट हो गया जी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये नहीं कहूँगा कि फिर कोई बच्चा नहीं आया और मैं रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। आज फिज़िकल क्लास हो जाएगी। माशाल्लाह पूरे 3 बच्चे आज आ गए हैं मेरे पास। अच्छा जी, कल लेक्चर 5 के अंदर अच्छा आपने लेक्चर 4 और 5 में नोट किया होगा, एक मैं कपड़े बदल-बदल के पढ़ाता रहा हूँ, है ना? मतलब असल में वो 2-2 लेक्चर्स के पीसेस काटने पड़ते थे, तो एक लेक्चर के अंदर और कपड़े चाहिए होते हैं, अगले दिन का लेक्चर जोड़ा जाता था। तो बहरहाल कॉन्सेप्चुअली चीज़ें जो हैं वो अलाइंड रहे, मैं उस हिसाब से पढ़ाता चला गया था। तो कल के लेक्चर में, परसों के लेक्चर में हमने ये डिस्कशन की थी कि इंटेंजिबल यहाँ से कहानी शुरू की, जरा क्विक ज़रा इसको देख लें कि एसिड किसे कहते हैं? एक रिसोर्स जो एंटिटी कंट्रोल करे ड्यू टू अ पास्ट इवेंट, जिससे फ्यूचर में बेनिफिट आना है, रेवेन्यू बढ़ाकर या कॉस्ट कम करके। फिर इंटेंजिबल है एक ऐसा रिसोर्स जो आइडेंटिफिएबल हो, नॉन मॉनिटरी हो, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हो। आइडेंटिफिएबल होने के लिए सेपरेबल भी हो सकता है, लीगल या कंस्ट्रक्टिव राइट भी हो तो आइडेंटिफिएबल कहलाता है। स्टाफ ट्रेनिंग आई38 कहता है एक्सपेंस आउट करो, और एडवर्टीजमेंट को भी। ठीक है, पढ़ा हुआ ये पहले? कब पढ़ा? FAR के अंदर पढ़ा, ठीक है ना? यहाँ पे भी हमने दोबारा पढ़ा है, क्योंकि ये चेंज मैंने बताया था पिछले कल परसों वाले लेक्चर में बताया था आपको कि सिलेबस चेंज हो गया है। अब रेशो यहाँ से निकल के FAR के अंदर चला गया और वहाँ से IS38 इधर आ गया, ठीक है। और FAR के सिलेबस के अंदर कुछ चेंज आया है, सिंगल एंट्री वहाँ से रिमूव हो गया और NPO का टॉपिक जो है वो T1 से T2 लेवल में चला गया है, यानी उससे बड़ा सवाल भी बन सकता है। तो ओवरऑल अच्छा ही चेंज है मेरे हिसाब से FAR वालों के लिए ख़ास तौर पे, और आप लोगों के लिए इसलिए अच्छा है कि आपको एक पढ़ा पढ़ाया टॉपिक मिल गया, इससे फ़ायदा ही होता है ना, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन यही अभी रिकॉर्डिंग से पहले एक स्टूडेंट ने पूछा कि ये वही है सेम टू सेम? बिल्कुल जी, ये वही सेम टू सेम स्टैंडर्ड IS38 है, इसमें कोई चेंज नहीं है। हाँ, कुछ एडिशनल पढ़ना पड़ेगा। आपको याद होगा मेरे से FAR पढ़ा हुआ है इस वक्त 3 में से 2 बच्चों ने, ठीक है, इन दोनों ने। तो आपको याद होगा कि एंड पे आपको कुछ क्वेश्चंस कटवा दिए गए थे। एप्पल लिमिटेड एक नाम सवाल था, एक इसी तरह से मैंगो लिमिटेड, ऑरेंज लिमिटेड, जो भी थे, ठीक है ना। और वो क्यों कटवा दिए थे? मैंने कहा था इसकी रिक्वायरमेंट है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इंटेंजिबल का नोट बनाओ, या कंसोलिडेशन के कॉन्सेप्ट से। तो वो जो कॉन्सेप्ट्स, जो क्वेश्चंस कट गए थे यहाँ पे वो भी करने, बस थोड़ा एडिशनल काम आ गया, ठीक है। तो जो किया था वो भी क्विकली हो जाएगा इंशाल्लाह, निस्बतन जितना उतना टाइम लगा उससे निस्बतन थोड़ा कम टाइम लगेगा, लेकिन वो जितना टाइम बचेगा वो टाइम वो एडिशनल काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं कहता था आई कैप वो कंफर्म कर नहीं रहा, वो कह रहे हैं हम सिर्फ ये एरिया आगे ले जाते हैं। वो सिर्फ ये एरिया आगे ले जाने की बजाय उन्होंने फिर लास्ट मीटिंग के अंदर उठाया, और ये सेशन पहले दिन उन्होंने ये नहीं किया होता, जो पहले दिन मैंने लेक्चर लिया है ना, तो उसके अंदर ये चेंज नहीं आई हुई थी। उसके बाद मीटिंग हुई, उसके बाद फिर जिस दिन उन्होंने बताया अगले दिन मैंने आपको बता दिया, पूरा 38 ही उठा के इधर ले आए थे। तो एडिशनल काम कुछ है, लेकिन उससे मसला इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पर हम पूरी कंसोलिडेशन पढ़ते हैं कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में, तो यहाँ पे वो मसला नहीं है कि कंसोलिडेशन वाला कॉन्सेप्ट समझाया नहीं जा सकेगा, बल्कि उल्टा अच्छा समझ आता है, ठीक है। एनीवेज, इंटेंजिबल्स के बारे में बात क्या हुई थी? अगर हम परचेज करेंगे तो जैसे इंटेंजिबल, जैसे टेंजिबल परचेज होते थे वैसे ही इंटेंजिबल भी परचेज होगा, तो उसको हमने कैपिटलाइज करना है, ठीक है। वही फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रॉबल हो, कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल हो तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इनिशियल रिकग्निशन, मेजरमेंट एट कॉस्ट, कॉस्ट में परचेज प्राइस और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। जबकि इंटेंजिबल को खुद भी बना सकते हैं। अब अगर तो इंटेंजिबल इंटरनली जनरेटेड है तो वो 5 अगर हैं, गुडविल, इंटरनली जनरेटेड गुडविल, ब्रांड, मस्ट हेड, कस्टमर लिस्ट और पब्लिशिंग टाइटल, तो ये 5 अगर इंटरनली जनरेटेड हैं तो इसको IS38 कहता था इंटेंजिबल के तौर पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लॉजिक वो ये देता था कि इनकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल, लेकिन अगर इनको परचेज करेंगे तो ये इंटेंजिबल कहलाएंगे, क्योंकि वो परचेज के अंदर चले जाएंगे। और अगर इन 5 के अलावा हैं और हमने इंटरनली जनरेट किए हैं, मसलन कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कोई पेटेंट, कोई ये फार्मूला बनाया, कोई डिज़ाइन बनाया, कोई प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलप किया, यानी ये तो एंडलेस एक लिस्ट है। तो अगर इंटरनली जनरेटेड हैं, इन 5 में नहीं है, तो वो 2 फेजेज में बटे होते थे, रिसर्च और डेवलपमेंट, ठीक है। रिसर्च फेज के अंदर सारे खर्चे एक्सपेंस आउट, और डेवलपमेंट फेज में 6 क्राइटेरिया, रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट होने से पहले के सारे खर्चे एक्सपेंस और बाद वाले कैपिटलाइज, ठीक है। कुछ याद आया? थ्योरी की हद तक आज मैं आपको रिसर्च और डेवलपमेंट फेज की एग्जांपल्स करवाऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं से ही मिलकर सवाल बन रहा होता है।
वो एग्जाम्पल्स लिख देगा, उसी के अंदर जो है वो हमने उसी में से देखकर हमने एक्सपेंस आउट चीज़ें करनी है और कैपिटलाइज करनी है। रिसर्च फेज कब शुरू हुआ, डेवलपमेंट फेज कब शुरू हुआ, ये बताने की बजाय वो एक्टिविटीज़ लिख देगा, तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल्स भी, वो आज करेंगे थ्योरेटिकली, लेकिन देखते हैं, थोड़ा सा कर लेंगे, थोड़ा फिर नोट की तरफ जाना है। आज हमने आज इंटेंजिबल का नोट बनाना है। ठीक है, वही सवाल पहला करेंगे जो आपने FAR में पहला किया था, और बताओ। ठीक है, और आप भी वो सवाल करके ही आए होंगे, कोई नहीं, लेकिन ये करना जरूरी है। ये मत समझा करें हुआ हुआ टॉपिक है जी, हुआ हुआ टॉपिक है, वही ईजी ले जाते हैं और वही फिर मरवा देता है आपको। यहाँ पर इसका और यूज़ भी तो है। IS 38 के का IS 12 के साथ भी मिक्सचर हो जाना है। ठीक है, IS 38 इंटेंजिबल कंसोलिडेशन के अंदर भी मिक्स हो रहा होगा, IS 38 का अपना सवाल भी आ सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, अब थ्योरी की अगर बात करें तो थ्योरी के अंदर डेफिनेशंस हम पढ़ चुके, मतलब आप साथ रीड कर ली थी, ये सारा कुछ पढ़ते आए हैं। इसमें से मैं यूँ 1 बाय 1 पेज बाय पेज चलता हूँ। तो 214 मतलब जो पहला सफ़ा था, पेज नंबर आपके किताब के अंदर अब चेंज हो गए हैं। ये मैंने पुराना इसलिए ओपन किया हुआ है कि यही आपको मैंने लेक्चर्स में प्रोवाइड किया था, तो इसलिए वो सामने रखा हुआ है। पेज नंबर चेंज हो गए होंगे। बहरहाल स्कोप और डेफिनेशन, इन इधर कोई मसला इस पहले सफ़े पे है नोट्स के तो पूछ लें। ये हमने उन लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है, जो लेक्चर्स मैंने आपको पिछली रिकॉर्डिंग्स दी हैं। ठीक है, ज़ाहिर अब दोबारा तो नहीं पढ़ाऊंगा, मसला है तो फिर पढ़ना पड़ेगा। डेफिनेशंस के अंदर आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नीड टू बी आइडेंटिफिएबल, नॉन मॉनिटरी, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, इनकी एग्जांपल्स हैं। फिर इनिशियल रिकग्निशन एंड मेजरमेंट, कब रिकॉर्ड करें, किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करें। ठीक है जी, और ये पेंडिंग है। ये पेंडिंग इसलिए नहीं है कि सिलेबस में नहीं, इसलिए है कि अभी हमने ये करना है, यहाँ पे करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये एक्वायर करें इंटेंजिबल को कैसे, अलग से खरीद लें, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में, गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पे दे दे, इंटरनली जनरेट कर लें, या कोई बिजनेस खरीदे पूरे का पूरा, साथ इंटेंजिबल भी आ जाए। ये एक्वायर करने के तरीके थे, ये पढ़ लिया हुआ हमने। ठीक है जी, सेपरेटली परचेज करें तो कॉस्ट में क्या क्या शामिल होना चाहिए। ठीक है जी, उसके अंदर परचेज प्राइस वही IS 16 की तरह से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हैं उसके अंदर, और कौन सी चीज़ें जो हैं वो उसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बननी। ठीक है, यहाँ पे मैंने छोड़ा था बात को लेक्चर के अंदर। ठीक है, सही है। अब सुनिए, ये ज़रा अब उन नोट्स के ऊपर चले जाते हैं जो नोट्स अभी साफ सुथरे हैं, क्योंकि यहाँ से ऑनवर्ड्स तो मैंने अभी पढ़ाना है। ठीक है, ऐसे ही है ना, चलो आ जाओ। थ्योरी मुकदी नहीं है जी, यदि ये हम जी कल, हाँ जी 20 ये नहीं मैंने ही नहीं होना। हाँ, ईद मनाएं, ईद के तीसरे दिन तक कर लेते हैं ना। ईद के तीसरे मतलब ट्यूसडे को क्लास होनी चाहिए मेरे ख्याल से, इस हिसाब से है ना। ईद एक्सपेक्टेड किस दिन बन रही है, अगर 30 रोजे हों उस हिसाब से चले। मिसाल के सैटरडे को ईद बनेगी तो संडे और मंडे, हाँ ट्यूसडे को क्लास पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। ओके, कहाँ थे हम, ये यहाँ तक मैंने आपको लेक्चर 5 तक पढ़ा दिया होगा। ठीक है जी, तो इनमें कोई मसला अगर हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब ये आपके करंट पेज नंबर्स हैं, 1025 पेज है। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब रिकग्निशन ऑफ कॉस्ट्स इन कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल सीज कर देनी, रोक देनी है। कब, जब एसेट इज इन कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। मतलब जब अवेलेबल फॉर यूज हो जाए आपका इंटेंजिबल, जो आप इंटरनली जनरेट मिसाल के तौर पे कर रहे हैं। ठीक है, या आपने परचेज किया है तो उसके ऊपर भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट तो लग रही होती है ना। ठीक है, तो अगर वो अवेलेबल फॉर यूज हो गया है तो उसके अंदर कॉस्ट को ऐड करना सीज कर दें, रोक दें, जैसे टेंजिबल के अंदर करते हैं। ठीक है भाई, मैं कैमरे में पूरा आ रहा हूँ या टुंडा आ रहा हूँ, वहाँ ही कोई नहीं उस्ताद दी है। अच्छा, आगे जी कहता है देयरफॉर, जरा इसलिए थोड़ी सी थ्योरी पहले अभी पढ़ा रहा हूँ ताकि थोड़ी थ्योरी करें, थोड़ा बोरन लगेंगे, फिर नोट का सवाल करेंगे,
फिर थोड़ा ताज़ा हो जाएंगे, फिर एंड पे थोड़ी थ्योरी करके छुट्टी दे दूंगा, ठीक है। रमज़ान पैकेज चल रहा है, वरना क्लास जो है वो 2.5 घंटे की हुआ करेगी इंशाल्लाह हमारी, ओके। काम काफ़ी है करने वाला इधर FAR में। कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के अंदर छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं आसान, पर बहुत ज़्यादा होने की वजह से मसला होता है, ठीक है ना। तो हम उनको ड्यू टाइम देंगे इंशाल्लाह, तो मसला नहीं है। FAR का पर्चा कैसा रहा, कैसा लगा आपको? अकाउंटिंग आसान है या मुश्किल? तो ये FAR से ज़्यादा आसान है, यानी सबसे आसान, सबसे मुश्किल इंट्रो थी, उससे आसान FAR थी, सबसे आसान कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग है, ठीक है। और उससे आगे तो बड़े हो जाएंगे, आप खुद भी पढ़ लिया करेंगे फाइनल के अंदर, तो है जी, बड़े हो जाएंगे। तो ये सबसे आसान पेपर है इन तीनों में, ठीक है। इंशाल्लाह देखेंगे आप। मैं कहता था ना आपको FAR के अंदर, मानते नहीं थे आप लोग, ठीक है। आप लोग मानना तब आपने जब पर्चा, अभी भी शायद थोड़ा सा कम माने, थोड़ा सा बेटा इधर हो जाए, अभी भी थोड़ा सा कम मानेंगे, शायद रिजल्ट आएगा तो फिर पक्का मान लेंगे, हाँ आप ठीक है, बस 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 ज़्यादा हो। अच्छा, तो अब अगली बात ये इंपॉर्टेंट है, कहता है कि कॉस्ट इनकर्ड इन यूजिंग और रीडिप्लॉइंग। कॉस्ट इनकर्ड इन यूजिंग क्या मतलब? जैसे टेंजिबल एसेट्स है, आपका एक व्हीकल अवेलेबल फॉर यूज़ हो गया, अब उसको यूज़ करने की कॉस्ट क्या, उसमें फ्यूल डालना। आपका एक प्लांट एंड मशीनरी अवेलेबल फॉर यूज़ हो गया, अब यूज़ करने की कॉस्ट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये यूज़ करने की कॉस्ट को क्या एसिड कॉस्ट में ऐड करते होते थे हम? नहीं ना करते थे। ऐसे ही इनटेंजिबल जब अवेलेबल फॉर यूज़ हो जाता है तो फिर उसको यूज़ करने की कॉस्ट को एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं करते। तो ना तो आपने कॉस्ट इनकर्ड इन यूजिंग को ऐड करना है कैरिंग अमाउंट ऑफ एसिड में, और ना ही कॉस्ट इनकर्ड इन रीडिप्लॉइंग को आपने एसिड की कैरिंग अमाउंट में ऐड करना है। अब रीडिप्लॉइंग का मतलब क्या होता है? मिसाल के तौर पे आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है आपके कराची वाले ऑफिस के अंदर, आपने उसको वहाँ से उतार के री इंस्टॉल करके इधर इंस्टॉल करना है। अब एक स्पेशलिस्ट चाहिए, आपसे काम होना कोई नहीं है, तो आपने उसको पैसे पे किए एक IT एक्सपर्ट को, उसने आके तो आपके एक जगह से हटाया उसको और दूसरी जगह पे जाके डिप्लॉय कर दिया। इसको कहते हैं रीडिप्लॉय करना। ऐसे ही मिसाल के तौर पे आपने फैक्ट्री एक जगह से उखाड़ी, सिंध से आपने अपनी टेक्सटाइल मिल को उठाया और इधर पंजाब में ले आए, पंजाब से उठाया और KPK में ले गए, KPK से उठाया सिंध, कहीं पे भी रीडिप्लॉय कर रहे हैं तो रीस्ट्रक्चरिंग की कॉस्ट इनकर होती हैं। ये IAS 37 में अब यहाँ पे हमने पढ़ना है, ठीक है। उनको एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं करते जी, रीस्ट्रक्चरिंग की कॉस्ट जो है, ठीक है। तो ये एसिड्स की कॉस्ट के अंदर रीडिप्लॉइंग की कॉस्ट को एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं करते। मतलब मिसाल के तौर पे अगर कॉलेज, थोड़ा सा इधर हो जाओ ना बेटा, तो ज़्यादा इधर निकल गई, ठीक है। कैमरे के बिल्कुल सामने बैठना है आपने, बच्चे ही बड़े थोड़े से हैं बस। ये मिसाल के तौर पे इनका फर्नीचर एंड फिक्सचर है, ठीक है, जिसके ऊपर इनकी कोई कॉस्ट इनकर हुई होगी। अब इनको वहाँ से उतार कर अगर इधर लगाया गया है तो उसके ऊपर जो बंदों ने लगाया होगा वहाँ से उतार के यहाँ पर, उसकी कॉस्ट इनकर हुई होगी, शिफ्टिंग की कॉस्ट आई हुई हो। अब जब पहली बार ये बेंच इन्होंने खरीदे होंगे, अच्छी मिसाल आपने दे दी, पहली बार जब ये बेंच इन्होंने कॉलेज वालों ने खरीदे होंगे तो इसकी जितनी कॉस्ट बनाने वालों ने ली वो भी, और जितना किराया है वो भी, सारे का सारा इन बेंचेस की कॉस्ट में ऐड हुआ होगा, ठीक है ना। अब ये एसिड यूज़ हो रहा था, अगले 10 साल यूज़ होना था, अभी 4 साल गुजरे थे, तो इन्होंने वहाँ से शिफ्ट करके कैंपस इधर ले आए और रीडिप्लॉय किया अपने इन एसिड्स को, टेंजिबल एसिड से। अब इनको वहाँ से उतारने वालों ने कुछ पैसे ले लिए, फिर किराया वो गाड़ी वालों ने यहाँ पे लाने का, लोडिंग अनलोडिंग वालों ने पैसे ले लिए। तो अब क्या इन पैसों को बेंच की कॉस्ट में ऐड करेंगे? रीडिप्लॉइंग की कॉस्ट को एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं करना, ठीक है ना, समझ आ गई बात। तो यहाँ पे इसलिए मैंने ज़रा छोड़ दिया था कि ज़रा टेक्निकल बात हो जाती। तो फिर क्या कहता है जी, recognition of cost in carrying amount of intangible ceases when asset is available for use। इस लंबी कहानी का मतलब क्या है? अवेलेबल फॉर यूज हो जाए, ठीक है। अगली बात, therefore cost incurred in using or redeploying an intangible are not included in carrying amount of asset। क्लियर हो गया, ठीक है। अब बीच में एक और चीज़ भी है, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज भी पहले पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। I16 में भी ऐसे ही था। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज का मतलब क्या है? आपने मिसाल के तौर पर फैक्ट्री लगाई, तो उस फैक्ट्री ने अभी जो प्रोडक्ट बनानी शुरू किया उसकी डिमांड डेवलप नहीं हुई, ठीक है ना। कैसे? मैं मध्यम सा आके छोटी सी रिकॉर्डिंग करता था कि मैं बच्चे नहीं आए हैं, मैं रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, क्योंकि कैमरे को मैंने ऐसे ही पढ़ाना था, मैं नहीं पढ़ाता था, मैं पुरानी रिकॉर्डिंग देता था। आप ना आते तो या मैंने आप लेक्चर्स रोक देने थे या फिर वही रिकॉर्डिंग देनी पड़नी। बच्चा सामने है ना,
तो फिर पढ़ाया जाता है ना, कैमरे को तो सब कुछ समझ आ जाती है एकदम से, ठीक है ना। तो शुक्र है आप लोग आ गए। अच्छा, अब बस इंतज़ार है ईद, आप लोगों को ईद का इंतज़ार है, मुझे तो ईद के बाद का इंतज़ार है, जब आप सब आ जाएंगे ईद के बाद, ठीक है जी। अच्छा, मेरी तो ईद उसी दिन होगी ना, क्या ख्याल है। आगे देखो जी, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस कह रहा था मैं, मसलन आपने फैक्ट्री लगाई, जो प्रोडक्ट आप वहां पे बना रहे हैं वो प्रोडक्ट अभी मार्केट में इतनी मशहूर नहीं हुई, तो जितनी डिमांड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसको सामने रखते हुए आपने वो फैक्ट्री लगाई है और स्टाफ रखा है, मतलब आपने 1 लाख यूनिट्स महीने का बनाने के लिए फैक्ट्री लगाई है, उस हिसाब से आपने स्टाफ भी हायर किया हुआ है, लेकिन अभी आपने पहले साल के अंदर सिर्फ जो है वो मतलब माना 1 लाख क्या बनाने थे, आपने पूरे साल के अंदर भी फिलहाल जो है वो शायद जो है वो 50-60 हज़ार यूनिट्स बनाए। अब फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन भी वैसे ही, फिर रेंट वगैरह की चीज़ें वैसे ही, फिर लोगों को स्टाफ को सैलरीज पे रखा हुआ है, वो भी वैसे ही कॉस्ट आ रही हैं, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं लेकिन अभी रेवेन्यूज कम है, तो इसको कहते हैं ऑपरेटिंग लॉस। कि आपने अभी सेल्स तो की है सिर्फ लेट से 1000 रुपये की, जबकि आपकी ऑपरेशंस की कॉस्ट जो है वो लेट से 1500 भी आ गई है, तो इसका मतलब आपका ग्रॉस प्रॉफिट की बजाय उल्टा क्या आ गया, चलो ग्रॉस प्रॉफिट भी आ जाए मिसाल के तौर पे, लेकिन आगे खर्चों की वजह से आपका ऑपरेटिंग लॉस बन जाए, सेलिंग एडमिन माइनस करने के बाद आपका लॉस आ रहा है, तो इसको कहते हैं इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस। वो लॉस जो तब इनकर होता है जब अभी अचीव नहीं किया हमने अपना डिजायर्ड लेवल ऑफ डिमांड या प्रोडक्शन। देखो ना, हमने एक लेवल अचीव करना है जिस पर सारी यूनिट्स बनकर बिकेंगे, तो तभी जाकर फिर हमारी कॉस्ट जो है वो जस्टिफाई हो पाएंगी, लेकिन अब उसकी तैयारी के हिसाब से बंदे तो हमने पूरे ही रखने हैं ना, फैक्ट्री पूरी लगा ली, स्टाफ पूरा रख लिया, ठीक है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन इनिशियली हमें थोड़े लॉसेज आएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिमांड हमारी ग्रो करेगी, डेवलप करेगी, चीज़ ज़्यादा बिकना शुरू होगी, रेवेन्यूज बढ़ेंगे, प्रॉफिट्स में हम आ जाएंगे। तो इनिशियली ऑपरेटिंग लॉस आ रहा है, तो क्या करें, इसको एसिडी कॉस्ट में ऐड कर दें। IAS 16 में भी यही पढ़ा था कि नहीं करना, तो मैंने IAS 16 की एग्जांपल ही दी है आपको। अब इनटेंजिबल भी ऐसे ही है, आपने एक वैक्सीन डेवलप की, ठीक है जी, नई दवाई की वैक्सीन डेवलप की, नई दवाई डेवलप की आपने, लेकिन अभी लोगों का इसके ऊपर ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ। अब ये दवाई डेवलप करने के अंदर आपको बड़ा खर्चा करना पड़ा, बड़े बड़े महंगे आपको साइंसदान बिठाने पड़े, बड़ा अरसा आपने उनको खिलाया पिलाया और उनको चीज़ें प्रोवाइड की और वो तजर्बे करते रहे, और कहीं जाके फिर आपने वो मेडिसिन डेवलप कर ली, लेकिन अभी अब प्रोडक्शन भी शुरू कर दी है, लेकिन अभी लोगों के अंदर इतनी उसकी अवेयरनेस नहीं आई है, लोगों का अभी उसके ऊपर इतना ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये इनटेंजिबल से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो अभी ज़्यादा हैं शायद, ठीक है। पूरी फैक्ट्री आपने लगा दी, अलग से एक प्लांट लगा दिया, उसके ऊपर लोग रख लिए, सारा कुछ हो रहा है, तो ये इनटेंजिबल को यूज़ करके आप प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन अभी आपके रेवेन्यूज इतने नहीं हुए ऑपरेटिंग लॉसेज में, तो इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज को ऐड कर दें, तो कहता नहीं, ठीक है जी, डन हो गया। अच्छा जी, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इंसिडेंटल ऑपरेशंस नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल आर रिकॉर्डेड इमीडिएटली इन प्रॉफिट और लॉस एंड इंक्लूडेड इन देयर रिस्पेक्टिव क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस। कहता है कि जो इंसिडेंटल ऑपरेशंस के खर्चे होते हैं, यानी कि जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है, ठीक है, मसलन आपने कोई एसेट को लगाते हुए या बनाते हुए कोई आपसे अब नॉर्मल लॉस हो गया, P&L में ले जाते होते, ठीक है, या कोई रिफंडेबल टैक्सेस हैं, परचेज किया आपने, P&L में ले जाते, तो जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं है उनको इमीडिएटली कहाँ चार्ज कर दें, P&L के अंदर, ओके। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको अभी इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि इसको वैसे पढ़ लें, मसला कोई नहीं है। मिसाल के तौर पे आसान सी बात है, हमने आज 1 जनवरी 2025 को एक एसेट खरीदा, ठीक है, लेकिन हमने एक लाइसेंस खरीदा है मसलन, ठीक है, इंटेंजिबल होता है ये, ठीक है, लाइसेंस खरीदा हमने, लेकिन इसकी जो पेमेंट है वो हमने मिसाल के तौर पे 2 साल बाद करनी है। तो लाइसेंस आज हमें डिलीवर हो गया, सॉफ्टवेयर या लाइसेंस, इसकी डिलीवरी आज है, और कैश जो है वो 2 साल बाद पे हो रहा है। तो ये ट्रांजैक्शन के अंदर कहा जाता है सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट भी है, ठीक है ना। अगर मिसाल के तौर पे आज कोई बंदा हमें लाइसेंस देकर 2 साल बाद उसके पैसे ले रहा है, तो 2 साल बाद वो सिर्फ लाइसेंस के पैसे नहीं लेगा, बल्कि जी 2 साल वो सिर्फ लाइसेंस 2 साल बाद वो सिर्फ लाइसेंस के पैसे नहीं लेगा, बल्कि लेट पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट भी लेगा।
अब ये कॉन्सेप्ट IFRS 15 के अंदर हमने बहुत तफसील से करना है, बहुत सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे बड़े सवाल पास पेपर्स के अंदर भी उसके आते हैं, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ज़्यादा इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, मौका आने पे कर लेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात तो कर ले ताकि समझ आ जाए। अब मिसाल के तौर पे वो कह रहा है जी 2 साल बाद आपने इस लाइसेंस के हमें जो है वो 550 रुपये देने हैं। तो क्या आज अगर कोई बंदा यही लाइसेंस कैश की पेमेंट करके लेगा तो उसको ये 550 का ही मिलेगा, सस्ता मिलेगा, ठीक है ना, लेट पेमेंट के ऊपर वो ज़्यादा पैसे ले रहा है, ठीक है। लेकिन चूंकि लाइसेंस नामी एसेट आपका डिलीवर आज हो गया है, आपको आपके हवाले यानी राइट टू यूज आपके पास आ गया है, तो आपको एसेट तो आज रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब आपने आज एंट्री पास करनी है लाइसेंस डेबिट और पेएबल फॉर लाइसेंस क्रेडिट, लेकिन इसको 550 में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बल्कि इसको डिस्काउंट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे इस 550 की। ये इंशाल्लाह बड़ी तफसील से करेंगे हम। डिस्काउंटिंग को तो रिवाइज कराया था ना आपको IAS 36 में, कल नहीं परसों वाला लेक्चर से, कल था, परसों भी था, कल भी था, अच्छा जो भी था, बहरहाल अभी IAS 36 आपको रिवाइज करवाया है, क्योंकि IAS 36 हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन IAS 36 बार बार यूज होते रहना, तो इसलिए एक छोटा सा सवाल इसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो IAS 38 का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में IAS 36 का हमने सवाल किया, ठीक है। और वो सवाल भी मिलता जुलता सवाल था, जैसे आपने FAR के अंदर IAS 36 को शुरू किया था तो आपने वो बस शस जो है वो उसके ऊपर बनाया था, वैसा ही सवाल था, तो IAS 36 रिवाइज किया था ना, ठीक है। तो IAS 36 में ये डिस्काउंटिंग तो रिवाइज हो गई है। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि 10% डिस्काउंट रेट है, ठीक है, 10% डिस्काउंट रेट है, तो फिर हम 550 को 1.1 रेज़ टू पावर -2 करेंगे, आंसर 450। अब ये मैं वैसे कर रहा हूं, नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका जब वक्त आएगा तो ये बहुत अच्छे से इंशाल्लाह समझ आएगा, अभी इसका वक्त है नहीं, लेकिन इतनी आसान बात है कि मुझे लगता है समझ आ जानी है, ऐसे गट फीलिंग हो रही है मेरी। 31 दिसंबर 2025 आएगा तो पैसे तो पे नहीं करने, लेकिन 1 साल गुजर गया है, तो 1 साल गुजरने के बाद अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट आती है, इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक होता है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट करेंगे आप। अब पेएबल ग्रो होगा, क्योंकि अगर पेएबल वहीं पे पड़ा रहा ना बेटा, तो 31 दिसंबर 26 से पे करने होंगे 550 और पेएबल नजर आ रहा होगा 455 पे, तो उस दिन फिर कोई एक्सपेंस बुक करना भी गलत है, ठीक है। तो वक्त गुजरने का ये बहुत तफसील से करना है हमने, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को IFRS 15 के अंदर बहुत बहुत तफसील से, लेकिन इतना आसान है कि यहाँ पे भी गपशप में ही काम हो गया। अब पेएबल कितना था जी 455, इसको 10% ग्रो कराओ तो कितना आता है 46 लिख दूं, ठीक है। उसके बाद अब ये पेएबल 455 जमा 46, तो ये एक वर्किंग का फॉर्मेट हम बनाएंगे इस तरह से, डेट डिस्क्रिप्शन की तरह से, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये हो जाया करेगा कि ग्रो होने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम पहुँचेंगे तो यहाँ पे फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल पेएबल क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पर जब ये पेएबल क्रेडिट करना है ना जी, तो 455 जमा 46 हो चुका है। तो मैं जैसे अर्ज कर रहा हूँ कि हम इस तरह से नहीं किया करेंगे ये सवाल, हम बाकायदा एक फॉर्मेट बनाएंगे डेट डिस्क्रिप्शन वाली वर्किंग की तरह से ही, और यहाँ पे आ जाएगा एसेट की बजाय लायबिलिटी, 455 रिकॉर्ड होगा, इंटरेस्ट ऐड होगा, कैरिंग वैल्यू आएगी, फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट ऐड होगा, फिर कैरिंग वैल्यू आएगी, तो इजी हो जाएगा। पर जब करना है तब करना है ना, अभी नहीं करना, ठीक है। ओके, अभी बस बात आ गई तो मैंने कहा थोड़ी सी बात कर दें, तो इनटू 10% करो जी, आंसर क्या आता है 50। ओके, तो एक आधा रुपया ऊपर चला गया मेरे ख्याल से, यहाँ पे 45 ही कर लो जरा, है राउंडिंग का जरा। अब मुझे बताओ, कैलकुलेटर उठाओ, पेएबल 455 क्रेडिट था, पहले साल के एंड पे 45 क्रेडिट हुआ तो कितना हो गया 500, फिर दूसरे साल के एंड पे फिर 50 क्रेडिट हुआ, कितना हो गया 550। अब पेएबल 550 हो गया, अब पेएबल को डेबिट कर दो और कैश को क्रेडिट कर दो। पता नहीं क्यों मैं ये बात कर गया, आज तक कभी मैंने ये इस क्लास में ये बात नहीं की, मैं ये कहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आप देख भी रहे थे शायद, लिखा हुआ मैंने वो पिछले नोट्स के अंदर जो अभी नहीं खोले हुए थे उनमें मैंने लिखा भी हुआ था, मैंने यहाँ नहीं पढ़ाया था, बल्कि मैंने कहा था ज़रा चेक कराता हूँ, ये था आई थिंक, नहीं ये था आई थिंक, यही है ना, हाँ ये देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, पेंडिंग IFRS 15। तो कोई बात नहीं, आप हर दफ़ा थोड़ा बहुत ऐसे ही बस आगे पीछे हो ही जाती है बात, कॉन्फिडेंस के ऊपर है, उस्ताद का शागिर्दों पे कितना है,
पढ़ के आए हुए हैं ना। ये असल में इसलिए भी आपको थोड़ा समझ आ गया है क्योंकि आपने FAR के अंदर एक सवाल किया था जिसके अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ था। सवाल का नाम, सबसे मुश्किल सवाल जो था ना IS 38 का वो यही था, हडेरो नहीं कोई और था, ऐसे ही बहरहाल ऐसे ही सबसे मुश्किल सवाल वही था IS 38 के चैप्टर का जिसमें ये कॉन्सेप्ट छोटा सा टेस्ट हुआ था। खैर एनीवेज, अब ये सारी बात समझ आ गई है। अब ये सारी बात यहाँ नहीं लिखी हुई, बल्कि यहाँ पे तो सिर्फ ये लिखा हुआ था कि आज लाइसेंस को किस पे रिकॉर्ड करना है, 455, बस। तो ठीक है, पढ़ के देखते हैं जरा क्या कहता है। कहता है इस पेमेंट ऑफ एन इंटेंजिबल इज डेफर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट लिमिट, इट्स कॉस्ट इज द कैश प्राइस इक्विवेलेंट। इस कॉस्ट इज द, क्योंकि आज अगर कोई लाइसेंस बाजार से कैश पे कर खरीदेगा ना, कैश पे करके खरीदेगा तो उसको वो लाइसेंस 455 का मिलना है। हमें क्यों 550 का मिला है? क्योंकि हमने लेट पेमेंट करनी है। ठीक है, अच्छा, तो द डिफरेंस बिटवीन दिस अमाउंट एंड टोटल पेमेंट इज रिकॉर्डेड एज इंटरेस्ट एक्सपेंस। भाई ये थोड़ा सा कम कर दो आमिर भाई, ये गूंज रहा है, मतलब ये क्लास में थोड़ा गूंज रहा है, बाकी रिकॉर्डिंग में नहीं कम होना चाहिए। ये ऐसे गूंज रहा है ना थोड़ा, कि सही है? चलने दे इन्होंने कुछ नहीं तो मैनू की। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस 455 और 550 का डिफरेंस कितना था? 95। वो 95 चेक करो एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ? ये देखो, इंटरेस्ट एक्सपेंस तो ये लिखा हुआ था। तो ये बस समझाने के लिए ज़रा मैंने ये कहानी, तो किसी ने अगर इसको नोट शोट करना है, पिक्चर लेने, बस, ज़रूरत तो कोई नहीं थी वैसे, लेकिन चलो जब मौका आएगा तो बहुत प्रैक्टिस भी करेंगे इसकी आप। फिर जब IFRS 15 में ये चीज़ पढ़ी हुई होगी ना, वहाँ पे भी एसेट सी खरीदें बेचेंगे, गाड़ी खरीद ली गाड़ी बेच दी, ठीक है, तो वहाँ पर सीख लेंगे जब, तो पर्चे में फिर उस टॉपिक में या किसी में भी आए मसला कोई नहीं होगा। वर्किंग का फॉर्मेट ये होगा इंशाल्लाह उस वक्त, ओके। और वो बड़ा ईजी तरीका है, ये तो मुश्किल तरीका है क्योंकि उसके अंदर फिर आपके ईयर एंड और ट्रांजैक्शन का ईयर एंड और फाइनेंशियल ईयर एंड डिफरेंट भी हो जाया करेंगे, तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर फिर टैकल हो जाती हैं वर्किंग के इस फॉर्मेट में। ठीक है जी, यहाँ तक को मसला ओके हो गया। अच्छा जी, अब एक्सचेंज ऑफ एसेट इज नथिंग न्यू, बट वही है, ठीक है, जो आपने पढ़ा था। वहां पर टेंजिबल एसेट को टेंजिबल एसेट से एक्सचेंज किया था आपने IS 16 में। यहाँ पे बल्कि ये भी पढ़ के आए हैं, सच्ची आप तो IS 38 भी तो पढ़ के आए, मैं भूल गया था, ठीक है, लेकिन खैर हम यहाँ पे रिवाइज तो करेंगे इसको, ठीक है। तो इनफैक्ट आज मैंने IS 16 बच्चों को पढ़ाया है, उसके अंदर मैं एक्सचेंज ही पढ़ा रहा था। सुभान अल्लाह, सारे बोलो सुभान अल्लाह, मजा आ गया। हाय हाय, पुरानी मोटर कार और नई कार। पुरानी मोटर कार एक एग्जांपल है, आपकी क्लास बनानी थी, चलो बनी बनाई लग गई है जी। अभी सुबह ये क्लास में करा रहा था मैं, वो एक्सचेंज ऑफ एसेट पे पहुंच गए ना बच्चे जो है ना, इंट्रो से पहली बार एक्सचेंज पढ़ रहे थे, ठीक है। तो पुरानी मोटर कार 50 रुपए की हमने खरीदी थी, आज तक 32 रुपए की डेप्रिसिएशन इसकी चार्ज हो चुकी थी और इसकी फेयर वैल्यू है 15 रुपए। क्या मतलब? इसकी फेयर, आज अगर इसको हम बेचें तो ये इतने पैसे आएंगे, या अगर हम एक्सचेंज कर रहे हैं तो इतने में दुकानदार हमारे इस एसेट को रख लेगा, ठीक है। फिर नई गाड़ी हमने खरीदनी है, उसकी फेयर वैल्यू तो 80 है, लेकिन हमने एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन की, हम ये गाड़ी लेने गए, हमने उसको कहा गाड़ी वाले को हमारी पुरानी मोटर रख लो, नई कार दे दो, ठीक है। उसने कहा ठीक है, मजीद 70 रुपये पे कर दो क्योंकि तुम्हारा पुराना एसेट है, ये नया है। वो मेहरान है, ये सिविक है, सिविक लग रही है ना, है मैं कह रहा हूं ना, है, ठीक है। अच्छा, अब एंट्री क्या होती थी भाई? डिस्पोजल की एंट्री याद है कुछ? है भूले तो नहीं? अभी भी तो पर्चा दे के आए, इस दफा तो छुट्टियां भी कोई नहीं हुई हैं, इधर से पर्चे फारे हुए, इधर आगे पड़ा है ना, तो याद है चीजें। नंबर 1, पुरानी मोटर कार किताबों से डी रिकॉग्नाइज करनी है, लेकिन ये अलग से डिस्पोजल नहीं है, ये अलग से एडिशन नहीं है। एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन एज अ होल एक सिंगल ट्रांजैक्शन होती है जिसके अंदर पुराने एसेट का जाना और साइमल्टेनियसली उसी ट्रांजैक्शन के अंदर नए का आना रिकॉर्ड करके नेट में गेन लॉस हम निकालते हैं। ये अलग ट्रांजैक्शन है नहीं। या तो हम एक जगह पे गाड़ी पुरानी बेच दें और दूसरे शोरूम से जाके नई गाड़ी खरीदें, तो फिर वो पुराना एसेट अलग डिस्पोजल है सिंपल, और नया एसेट अलग एडिशन है सिंपल। लेकिन ये उसी बंदे के साथ हमने नई गाड़ी ली, उसी को अपने पुरानी गाड़ी देकर कुछ पैसे देकर आ गए, तो ये एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। तो स्टेप 1, पुरानी मोटर कार को
अपनी किताबों में से डी रिकग्नाइज करो। अब अगर तो ये एसेट की कॉस्ट अलग पड़ी है और एक्यूमुलेशन अलग पड़ी है तो ये अलग अलग जगहों से ही डी रिकग्नाइज होगी। तो हम सबसे पहले कहते थे एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट, और फिर इसकी अक्यूमुलेटेड एक्शन को, जो कि अक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर इकट्ठी करी ली हुई थी हमने आज तक की, उसको करते थे डेबिट। ये दो स्टेप्स से आपका एसेट डी रिकग्नाइज हो जाता था। अगर आपको याद हो IS 16 का नोट हो या इंटेंजिबल IS 38 का नोट हो, उसके अंदर हमने सबसे पहला जुमला बोला होगा, आप लोगों ने भी ऐसे ही पढ़ा होगा। नहीं, अच्छा ये मैं कहता हूँ ना, आपको याद हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि जिनको याद नहीं है वो मारे गए। जिनको याद नहीं होनी को तो याद करा रहा होता हूँ मैं, ठीक है। पढ़ा तो सब ने होता है ना। जिनको याद नहीं होता उन्हीं को याद करा रहा होता हूँ, वरना तो जिनको याद है उनको याद कराने की क्या जरूरत है। तो सबसे पहला जुमला जो नोट पढ़ाते हुए आपको उस्तादों ने कहा होगा वो यही कहा होगा कि नोट तो कुछ भी नहीं है, ये तो एसेट और अक्यूमुलेटेड एक्शन के लेजर्स को स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करने का नाम है। यही IS 38 के इंटेंजिबल का भी हाल था। इसीलिए हम कहा करते थे कि अगर डिस्पोजल को रिकॉर्ड करना है तो एसेट अकाउंट में से कॉस्ट निकल जाए और उसकी अक्यूमुलेटेड एक्शन अकाउंट में से उसकी अक्यूमुलेशन निकल जाए तो डिस्पोजल रिकॉर्ड हो गया, बस। ठीक है ना। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि डी रिकग्नाइज पुराना कब हो जाएगा, जब उसकी कॉस्ट एसेट अकाउंट में से क्रेडिट हो जाएगी और उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेटेड एक्शन अकाउंट में से डेबिट हो जाएगी, तो ये एसेट डी रिकग्नाइज हो गया। लेकिन एट द सेम टाइम इस नए को रिकॉर्ड भी करना है, रिकग्नाइज भी करना है, ठीक है। तो वो एसेट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा अपनी कॉस्ट से। अब लड़ाई तो यही है कि इसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, याद आया कुछ? वो लड़ाई बस यहां, ठीक है। तो एसेट अकाउंट में नए की कॉस्ट को डेबिट करना है। अब कैश पे हो रहा है तो क्रेडिट करना है, रिसीव हो रहा है तो डेबिट करना है। तो यहां पर कैश क्या किया हमने, पे किया है, तो गेन लॉस बैलेंसिंग आ जाएगा। अब मसला क्या था, मसला सिर्फ ये रह जाता था कि हम जब डिस्पोजल यानी एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तीन मुख्तलिफ सिनेरियोज में हमने पढ़ा था। सिनेरियो 1 क्या था, अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है। याद है कितनी फेवरेट आईकेप की ये एडजस्टमेंट थी? इस दफा आई है पेपर पे, मैंने सही तरह पढ़ा नहीं पेपर इस दफा, ऐसे देखा था, रिक्वायरमेंट्स देखी थी बस मैंने। अच्छा, पर्चे में कोई ऐसी चीज तो नहीं थी जो हमने ना पढ़ी और आ गई? शुक्र। मैं इस दफा थोड़ा मसरूफ था, मैं देख नहीं सकता इस तरह से लाइन बाय लाइन, पर रिक्वायरमेंट पढ़ी मैंने कहा ओले तुक्का तो ठीक ही लग गया तकरीबन है। अच्छा, तो 3 सिनेरियोज। नंबर 1, दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है। दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है तो क्या करोगे, आपको ये एसेट कितने में पड़ा, आप ये नहीं कह सकते 80 में पड़ा। क्यों? आपने इस एसेट को पाने के लिए क्या क्या खोया। आपने अपना एक पुराना एसेट भी खोया और कैश भी खोया पाया, खाने वाला नहीं। ओके, अभी तो इतना जोहर के बाद MA की क्लास के अंदर ज्यादा मसला होता है, खाने पीने की कोई बात कर देना टेंशन हो जाती है उनको। अच्छा, तो आपने क्या खोया, अपनी पुरानी कार जो कि 15 रुपए की वैल्यू रखती थी वो खोई, और अपनी जेब से कैश भी खोया 70 का। तो आपको ये एसेट 80 का नहीं 85 का पड़ा। तो अगर दोनों की फेयर वैल्यू सवाल में गिवन है, ओल्ड की भी और न्यू की भी, तो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में न्यू की कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनाया था आपने, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड। अब इसको सामने रखते हुए ये देखो, ये एडजस्टमेंट बना, ठीक है ना। बस जरा जान छुड़ाई है मैंने, अभी सुबह किया था ना, याद तक ये पड़ा हुआ साथ, ठीक है। तो फेयर वैल्यू ऑफ बोथ ओल्ड एंड न्यू इज गिवन, तो कॉस्ट ऑफ न्यू वुड बी 85। कैसे? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड। ये 15 क्या है, हमारा पुराना एसेट दुकानदार कितने में रख रहा है। इसी को ट्रेड इन अलाउंस भी कहते हैं, एक्सचेंज अलाउंस भी कहते हैं, फेयर वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। ओके, फिर एसेट अकाउंट में से 50 निकाला, 32 अक्यूमुलेटेड एक्शन अकाउंट में से निकाला, कैश 70 पे किया, एसेट को नए पे रिकॉर्ड किया और बैलेंसिंग लॉस आ गया। ये वैसे भी निकल सकता था, कैसे? 32 और 50 का नेट करें तो बुक वैल्यू पुराने एसेट कितनी आती है, 18। हमारा पुराना एसेट हमारे हिसाब से 18 रुपए का था और अगले ने उसको कितने में रखा है, 15 में, तो 3 रुपए का नुकसान ही था। ऐसे भी निकल सकता है, लेकिन पूरी ट्रांजेक्शन आ गई। सिनेरियो 1। सिनेरियो 2, अगर फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू इज गिवन, ओल्ड की फेयर वैल्यू गिवन ना हो, तो फिर क्या करते थे, कुछ याद है?
फिर फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड ही उसकी कॉस्ट होती थी, ठीक है। फिर वैल्यू ऑफ ओल्ड ही उसकी, सॉरी न्यू ही उसकी कॉस्ट है, यही 80 इसकी कॉस्ट है, बफलो ब्राउन है, ठीक है। तो फिर लॉस बढ़ गया बस ट्रांजैक्शन, सही है। और तीसरा केस क्या था, जब फेयर वैल्यू दोनों की गिवन, अच्छा ये गिवन है या नहीं गिवन है का लफ्ज सही नहीं है, लफ्ज सही क्या है वो भी पढ़ाता हूं। वो लफ्ज सही ये है ज्यादा क्लियरली, मोर एविडेंट, रिलायबली मेजरेबल, वो अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन आसान अल्फाज के अंदर फिलहाल याद कर लिया ना, दोनों की फेयर वैल्यू गिवन ना हो, एक चीज तो फिर भी हमारे पास होती है, पुराने एसेट की बुक वैल्यू, वो तो हमारी किताबों में ही पढ़ा है ना, ठीक है। तो फिर रिकॉर्ड करेंगे इस ट्रांजेक्शन को किस पर, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड। ये साथ माइनस का है, हाँ जी, जरूरी नहीं है एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन के अंदर आप कैश पे ही कर रहे हैं। आपने अगर पुरानी मेहरान देकर नई सिविक ली है तो फिर तो ठीक है, आपने कैश पे करना है। लेकिन हो सकता है आप कारोबारी आदमी, आपने कहा यार नई सिविक बेच के फिलहाल पुरानी मेहरान कर लेते हैं, जरा थोड़ा सा काम बढ़ाना है, एक दुकान और बनानी है मैंने, एक फैक्ट्री और लगानी है मैंने, कोई एसेट बेच के पुराना सा ले ले, नया सा अच्छा सा बेच के, तो आपको कैश मिल भी सकता है, ठीक है। नॉर्मली कैश पे ही होता है, रिसीव भी हो सकता है, तो कैश पे हो तो प्लस, रिसीव हो तो माइनस, ठीक है। तो बुक वैल्यू कितनी है, वही 32 और 50 का डिफरेंस 18 प्लस, ठीक है। तो ये क्या आ गया जी 88, तो इसमें कोई गेन लॉस नहीं आएगा, इसको कहा जाता है ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, ठीक है। तो ये जनाब थोड़ी एक्सचेंज की रिवीजन, जरा पिक्चर ले लें FAR वाली, ये टेंजिबल एसेट, ठीक है। अब इसमें फर्क क्या पड़ता है, हमारे इस टॉपिक में इसलिए दे दिया कि इनटेंजिबल भी हो, अच्छा टेंजिबल देकर टेंजिबल ले रहे हैं, टेंजिबल देके इनटेंजिबल भी लिया जा सकता है, इंटेंजिबल देके टेंजिबल भी लिया जा सकता है। क्या मतलब, आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, आपने वो सॉफ्टवेयर बेचा, बदले में गाड़ी ले ली, हो सकता है आप लाइसेंस ले लें, बदले में अपना AC दे दें, तो जरूरी नहीं है। अच्छा फिर एक एसेट इधर हो एक उधर हो, ये भी जरूरी नहीं है, दो एसेट लेकर एक दे दें, एक लेकर दो दे दें, एनीथिंग कैन हैपन, ठीक है, कोई मसला। यस यस यस, यहां पर क्या होगा, पुराना टेंजिबल है अगर, तो वो एसेट अकाउंट में क्रेडिट और एक्यूमुलेशन अकाउंट में डेबिट होगा, और फिर जो नया आएगा वो इंटेंजिबल्स में डेबिट हो जाएगा। ट्रांजैक्शन एक ही है, इकट्ठी है, ठीक है, सही है। अब मिसाल के तौर पे पुराना आपने बेचा जो है वो इंटेंजिबल है जो दिया है, तो फिर इंटेंजिबल का अकाउंट कॉस्ट से क्रेडिट होगा, अमोर्टाइजेशन डेबिट होगा, और जो नया डेबिट होना है वो टेंजिबल्स में PP में जाके हो जाएगा। फर्क क्या पड़ता है, ठीक है। चलें अब आए इधर, नहीं इधर नहीं, सॉरी, क्यों ना इसको ले ही जाएं उधर, फायदा ही हो गया है जी। कॉपी कर लेते हैं अब, ताकि कल को मैं ये कह सकूं देखो मैंने ये पढ़ाया था आपको ऐसे कर, और जा यार, एक तो इस नए अननोड ने वक्त डाला हुआ मुझे जी। बच्चों अब ये एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन के बारे में लिखा हुआ था, व्हाट टॉक इज यार, आप जरा इसको पढ़ सकते हैं, आप पढ़ना चाहें अगर तो नियत होनी चाहिए, पढ़ सकते हैं अब आप। लें जी, ये फिर ज़रा हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया ना। Sometimes instead of selling, we exchange old asset with new one. In this case, normally we will receive new asset and will hand over old asset to the person from whom new asset is bought. Obviously, some cash will also be paid to settle the transaction. In this case, following steps will be performed while passing journal entry. Old asset remove कर देना है, cash pay करना है, कॉस्ट ऑफ न्यू डेबिट करना है किताबों, बैलेंसिंग गेन या लॉस आ जाएगा, ठीक है। ओल्ड को निकालना किताबों से जो होता है वो जाहिर सी बात है 2 स्टेप्स में होता है, कॉस्ट उसकी अलग क्रेडिट होती है एसेट अकाउंट में से और एक्यूमुलेशन अलग डेबिट होती है, ठीक है जी। अब सिनेरियोज क्या हैं, ये अब अंग्रेजी स्टैंडर्ड की लिखी हुई है, ए फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स और फेयर वैल्यू ऑफ ओनली ओल्ड इज गिवन। भाई ओनली ओल्ड भी हो तो हमें वही चाहिए, दोनों भी हो तो हमें ओल्ड ही चाहिए, ठीक है। तो फिर कॉस्ट ऑफ न्यू वुड बी फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस minus cash. However, if fair value of new is more clearly evident, then its fair value will be considered as cost. अगर दोनों ही गिवन है
और वो कह दे कि न्यू की क्लियरली मोर एविडेंट है, तो फिर मतलब दूसरे की नहीं है, तो फिर नए वाले की ले लेनी। इस तरह से अंग्रेजी लिखी है। फिर इफ फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू इज गिवन, तो कॉस्ट ऑफ न्यू फेयर वैल्यू ऑफ न्यू ही है। एंड इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट इज नॉट गिवन, या ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, मीन नो कैश फ्लो चेंज एक्सपेक्ट। कैश फ्लो चेंज नहीं एक्सपेक्ट हुआ ना, वो एक तरह से बार्टर ही हो गया ना, ठीक है। इधर से 88 रुपए का एसेट आया है, तो देखा जाए तो 88 रुपए ही हमारा चला गया। 18 जमा 70 भी 88 है ना, तो बार्टर की तरह से बन जाता है। नो एक्सचेंज, नो रियल चेंज इन कैश फ्लोज, यानी कि नेट वर्थ में तो हमारे कोई ना इजाफा हुआ है ना कमी हुई है ना अगले की, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या है, नो कैश फ्लो चेंज एक्सपेक्टेड आफ्टर एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल ट्रक फॉर ट्रक, ठीक है। इस केस में कॉस्ट ऑफ न्यू कैसे निकालोगे, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस माइनस कैश, ठीक है। तो ये आपने अब एग्जांपल होमवर्क में ट्राई कर लेनी है। इसमें सिर्फ क्या कहा गया है कि कॉस्ट ऑफ न्यू कैसे निकलेगी, एंट्रीज नहीं की गई, सिर्फ कॉस्ट निकाली गई। तो मैंने जरा वहां पे आपको एंट्रीज भी करवा दी, ठीक है। काफी हो गया। इंटेंजिबल IS-20 वाली गवर्नमेंट ग्रांट वाला भी हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन जाहिर है रिवाइज तो करना ही है, तो इसको अब देखते हैं या एंड पे करेंगे या कल करेंगे, कल, ठीक है। एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये पेंडिंग है। ये इसलिए पेंडिंग है कि ये अब हमने करना है। वैसे शायद एक आधा सवाल मैं करा जाऊं, क्योंकि अब वो तो है नहीं कि जी कंसोलिडेशन तो आपके सिलेबस में है नहीं। जब सिलेबस में बिल्कुल नहीं थी तब भी मैंने एक सवाल याद है करा दिया था, और फिर उसके बाद मैंने कहा था यार रुक जाओ जरा, अभी लड़ाई चल रही है। तो अल्टीमेटली उन्होंने ये कहा था कि हम इसको टेस्ट तो नहीं करेंगे, ये तो डालेंगे, निकाल देंगे, लेकिन वो निकालने के पूरे चैप्टर ही निकल गया। पर अब चूंकि सिलेबस में है, इसलिए कोई नहीं, जुगाड़ जुगूड़ करके मैं कंसोलिडेशन वाला सवाल आपको करा सकूंगा। पर वो वाला सवाल करूंगा ना जिसके अंदर 100% शेयर होल्डिंग वाला मामला होगा, तो वो इजीली हो सकता है। वो एप्पल वाला सवाल कर लेंगे इंशाल्लाह कंसोलिडेशन से पहले। कंसोलिडेशन तो हमने जाके करनी है। अभी हम IS-38 खत्म करेंगे तो IFRS 16 शुरू करेंगे, लीजेस, वेरी इंपॉर्टेंट। 15-16 लेक्चर्स उस पर लग जाने हैं, 15 को लेक्चर्स लग जाते हैं। वो खत्म करके छोटा स्टैंडर्ड तो IS-21 ही था, हाँ उसका बाकियात रहती हैं, 1-2 दिन वो करेंगे, थोड़ा सांस आएगा आपको। IS-12 शुरू कर देंगे, एक और बड़ा सवाल उसमें से भी आता है, ठीक है। इस दफ़ा भी आया 15-18 नंबर का सवाल, तो बड़ा सवाल उसमें से बनता है IS-12। उसमें से उस पर भी तकरीबन हमें 15-16 लेक्चर तो कम अज़ कम लग जाते हैं। फिर उसके बाद कंसोलिडेशन का चांद नज़र आ सकता है, फ़ौरन भी आ जाए, हो सकता है कोई 1-2 छोटे स्टैंडर्ड IFRS 8 वगैरह वो कर सकते हैं। तो कंसोलिडेशन इसका मतलब ये है कि वो गालिबन कोई मेरे ख्याल में 50 को लेक्चर्स के आसपास हम होंगे या प्लस होंगे तो कर रहे होंगे, ठीक है। बता रहा हूँ प्लानिंग। कंसोलिडेशन पे तकरीबन कोई 24-25 लेक्चर्स लग जाते हैं इन टोटल। तो ये डिब्बा हमने छोड़ दिया। और इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स को मैंने पढ़ा तो दिया है, लेकिन ये वैसे टेबल की फॉर्म में, लेकिन ये रिसर्च फेज इसकी एग्जांपल्स, डेवलपमेंट फेज इसकी एग्जांपल्स, ये हम इंशाल्लाह करेंगे अगर एंड पे कोई टाइम बचा तो। अब ये ज़रा हैवी हो रहा है काम, ठीक है। रिकग्निशन प्रोहिबिशन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इसको पढ़ लें। IS-38 प्रोहिबिट्स रिकग्निशन ऑफ फॉलोइंग इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स, गुडविल, इंटरनली जनरेटेड गुडविल, इंटरनली, इस तरह से पढ़ना है, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स, इंटरनली जनरेटेड मास्टर्स, पब्लिशिंग टाइटल्स, कस्टमर लिस्ट। ये सारे के सारे अगर इंटरनली जनरेटेड हैं तो IS-38 प्रोहिबिट करता है इनकी रिकॉर्डिंग को, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स वगैरह, एक्सपेंडिचर and items similar to it cannot be distinguished from cost of developing business as a whole, therefore मैंने आपको कहा था ना कि इसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर होना मुश्किल होती है। आप बस मेहनत से काम कर रहे थे, आपका ब्रांड बन गया, डेवलप हो गया, गुडविल बन गई, अलग से कितनी कॉस्ट इनकर की पता नहीं लग रहा होता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के लिए नोट क्या है, अगर ये आइटम्स रिकॉर्ड करेंगे, अगर ये परचेज किए हैं तो इनको रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, गुडविल के बारे में कहता है कि ये तो आइडेंटिफिएबल रिसोर्स ही नहीं है। इंटरनली जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड एज एन एसेट बिकॉज इट इज नॉट एन आइडेंटिफिएबल रिसोर्स। ये आइडेंटिफिएबल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये सेपरेबल नहीं है। ये नहीं कर सकते आपके सारा बिजनेस चल रहा है और आप अपनी गुडविल बेच दें अलग से, ये तो नहीं मुमकिन ना। बिजनेस चलता रहे और गुडविल अलग से, सिर्फ गुडविल बेच दें, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो कंट्रोल्ड बाय एंटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू, अब ये इंशाल्लाह देखेंगे यार, इसको ज़रा थोड़ा सा पेंडिंग ही रखते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ आए। असल में
हम जब कोई चीज़, कोई कंपनी, कोई बिज़नेस खरीदने जाते हैं तो उसकी इक्विटी की वर्थ निकालते हैं, उसकी फेयर वैल्यू निकालते हैं। मसलन उसके एसेट्स की फेयर वैल्यू निकली 180 रुपये और हमने 200 रुपये पे किए, तो 20 रुपये गुडविल के। तो यहाँ पर वही बात लिखी हुई है, तो ये भी पेंडिंग रखें। आफ्टर कंसोलिडेशन ये समझ आ चुका होगा आपको, ठीक है जी। Points to remember: expenditure on intangible item that was initially recorded as an expense shall not be recorded as asset at a later stage. Very important. याद है, ये आपने पढ़ा हुआ है, भूल गया था तो इसीलिए तो याद करा रहा हूँ कि आपने अभी याद किया था, ये कल सवाल भी किया है कि रिसर्च फेज का खर्चा और डेवलपमेंट फेज का वो खर्चा जब तक क्राइटेरिया मीट ना हुआ हो वो हम करते हैं एक्सपेंस आउट। अब बाद में जाके क्राइटेरिया मीट हो गया और इंटेंजिबल बनना शुरू हो गया तो क्या करें, जो पुराना एक्सपेंस बनाया था उसको आप एसेट बना सकते हैं। ये पढ़ा हुआ है आपने पहले भी, रिवाइज ही करा रहा हूँ कि जो एक दफ़ा एक्सपेंस आउट हो गया था लेटर स्टेज पे जाके उसको कैपिटलाइज करने की इजाज़त नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, फिर हाईएस्ट 23 आ गया ना सवाल 8 नंबर का, 6-8 नंबर का आया था ना, मुश्किल सा सवाल, आसान था, आसान था। हाईएस्ट 23 आई बड़ा आसान, FAR ही सारा बड़ा आसान है, अब तो बता सकते हो, पास हो जाओगे इंशाल्लाह। पता होता है बच्चों को, अच्छा हाँ बता रहा हूँ। हाईएस्ट 23 also applies for internally generated intangibles. Mean if internally generated intangible takes substantial period of time, ठीक है, then borrowing cost incurred on loan obtained for project will be capitalized. ये भी उस मुश्किल सवाल के अंदर एक एडजस्टमेंट थी जिसमें एक एडजस्टमेंट मैंने बोला, जो सबसे मुश्किल सवाल था, दिल कर रहा है जाके उसका नाम तो देखा हूँ, ठीक है, तो नाम देख के आते हैं। वरना ना ऐसे कुछ भी लगी रहनी है ना। ये हडेरो ही था, मैं ना कहता था। इसके अंदर आपको ये एडजस्टमेंट नजर आएंगी, ये देखो, पता नहीं 12 लिस्ट में होनी चाहिए या इसमें थी या किसी और, वो एक और भी था, ये हाँ काबिल लिमिटेड, इसमें थे ये कॉन्सेप्ट, सब मुझे याद आया। तो ये करने हैं सवाल इंशाल्लाह दोबारा हमने, ठीक है, जिसके अंदर वो लेट पेमेंट की वजह से प्रेजेंट वैल्यू हो के उसने निकाल कर दी हुई थी इनफैक्ट यहाँ पे, और दूसरा शायद बोरिंग कॉस्ट का भी थोड़ा सा टच आया था, ठीक है ना जी। तो यही कह रहा है स्टैंडर्ड के IAS 23 उसी तरह से अप्लाई होगा यहाँ पे भी, यानी अगर आपने कोई एसेट इंटरनली जनरेट किया है और उसको बनने में अच्छा खासा अरसा लगा है और आपने उसको बनाने के लिए खर्चों को फाइनेंस करने के लिए कोई लोन ले लिया, तो उस लोन के इंटरेस्ट को उसमें कैपिटलाइज करना है आपको, ठीक है। वेबसाइट कॉस्ट भी है, आई थी वेबसाइट कॉस्ट इस दफ़ा, आ जानी अब इस दफ़ा इधर वही पूछेगा वो इंशाल्लाह, देखना, ठीक है। तो ये तीसरा, अगर रिसर्च और डेवलपमेंट फेज की हो गया भाई, अगर रिसर्च और डेवलपमेंट फेज को आप डिस्टिंग्विश ना कर सकें कि कौन सा क्या है, तो आप फिर उसको रिसर्च बना लें। लेकिन इसके बारे में मैंने कहा था ये MCQs के लिए है बस, ये 9 पर्चे में ऐसे ही कर लें, ठीक है। ये अब बाद में करेंगे, इसके साथ एक सवाल भी था टॉप फूड लिमिटेड वाला, वो करते हुए, ठीक है, कि अगर आप चलती चलाती बाय कर लें रिसर्च डेवलपमेंट, तो वो आपके लिए चाहे R है चाहे D है, वो एक्सपेंस आउट नहीं होती, वो कैपिटलाइज ही होती है, और उसके बाद रूल्स लगाते हैं, ठीक है। पढ़ तो लिए गए, फिर देख लिए, चलो ठीक है बाद में करेंगे, बहुत हो गया। थेरी शेरी है, सारा चैप्टर वही है एज इट इज़ सारा चैप्टर, क्योंकि उसमें से हमने कंसोलिडेशन निकाली नहीं थी ICAP की वजह से, फिर जब निकालने की बारी आई तो चैप्टर ही निकल गया। चले जी नोट बनाते हैं। कितनी देर की होगी भैया रिकॉर्डिंग? ओके, अभी ज़रा नोट की रिवीजन कर लें, जब सवाल शुरू करेंगे ना इंशाल्लाह तो फिर आपने पार्ट 2 तब शुरू करना है। कौन सा सवाल सबसे पहले मैंने कराया था, मुझे सोचने दो। 7 था, लो जी बच्चा नो भी याद है माशाल्लाह,
ठीक है जी, 7 ही करते हैं दोबारा, इजी रहे ना हम, ठीक है। लेकिन असल मसला ये है कि हमें तो नोट ही भूल गया हुआ है, तो चलो ज़रा नोट को रिवाइज करते हैं। बिल्डिंग IS 16 का नोट तो याद होगा ना, आया नहीं ना इसलिए। बिल्डिंग लेट्स से और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, मैं ये इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ इसके साथ क्योंकि इंटेंजिबल को तो बनाना ही है, तो चलो ज़रा टेंजिबल का भी रिवाइज हो जाए। आना नहीं, अब ये नोट नहीं आएगा, ठीक है। IS 16 का नोट अब नहीं आएगा, ये कॉन्सेप्ट है तो यूज़ हो जाए, किसी एंट्री के अंदर पूछेगा आपसे अगर तो मसलन 1000 रुपये की बिल्डिंग हमारे पास मौजूद थी, हमने दौरान साल कोई 300 रुपये की बिल्डिंग्स ख़रीद ली और कोई हमने ऐसे ही 160 रुपये की डिस्पोज कर दी। अब ज़रा क्लोजिंग मुझे बताना कितना, 1140। इनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 110 रुपये ओपनिंग पे, फिर डेप्स एंड एक्सपेंस फॉर द ईयर जो है वो लेट से आ गया है फिर 36 रुपये, और जो एसेट हमने बेचा था, ये ऐसी हाइपोथेटिकल फिगर्स हैं, डिस्पोजल अकाउंट में उसकी 6 रुपये की डेप्शन चली गई और क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई, 140। और हमने कहा था नोट तो कुछ भी नहीं, ये तो बस एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर्स को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने का, प्रेजेंट करने का नाम है, ठीक है। तो फिर ये इन्हीं से ही नोट बन जाना है, ठीक है। तो नोट के कुछ लवाजमात होते थे, ABC एंड को नाम लिखते थे हम, ठीक है जी। उसके बाद नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फॉर द ईयर एंडेड जो भी होता था, ठीक है, ठीक है, 31 दिसंबर 30 जून जो भी है वो आ जाता था। फिर नोट का कोई नंबर शंबर होता था, मसलन नोट नंबर 5 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसके अंदर 2 कॉलम्स 2 सेक्शंस बनते थे। पहला होता था ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, दरअसल ये एक ब्रॉड लफ्ज़ है, कॉस्ट और रीवैल्यूड अमाउंट भी लोग लिख सकते हैं इंटरचेंजेबली, यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस्ट / रीवैल्यूड अमाउंट, लेकिन हम ग्रॉस कैरिंग अमाउंट लिख लेते थे, यानी वो फिगर चाहे वो कॉस्ट है चाहे वो रीवैल्यूड अमाउंट है, ये वो फिगर है जिसमें से अभी डेप्रीसिएशन माइनस नहीं हुई हुई, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस आ गया, एडिशंस आ गए, रीवैल्यूएशन वगैरह आ सकती है, बहरहाल फिलहाल इतना ही जो सामने है उसी से ही रिवाइज करें। डिस्पोजल्स आ गए और क्लोजिंग आ गई। फिर उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, accumulated depreciation, opening balance, depreciation expense for the year, disposal वाली डेप्शन जो निकालते थे और क्लोजिंग आ गया, और इनका हाँ जी डिफरेंस लेंगे तो बुक वैल्यू आ गई, और नीचे कुछ दो चार चीज़ें लिखा करते थे, लाइफ रेट वगैरह, ठीक है। अब PPE की ना डिटेल यूँ होगी, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल, जितने भी एसेट्स हैं और फिर टोटल, ठीक है। तो उनमें से एक कॉलम मैंने सिर्फ बनाने की तैयारी पकड़ी है, यहाँ पे वो है बिल्डिंग, ठीक है। तो 1000 रुपये ओपनिंग, एडिशन 300, डिस्पोजल 160, क्लोजिंग 1140, ओपनिंग तो सॉरी 110, फिर डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर, डिस्पोजल की डेप्रीसिएशन, क्लोजिंग 140। अब बुक वैल्यू निकालने के लिए 1140 में से 140 माइनस किया करते थे, तो बुक वैल्यू आ गई 1000। हसीन इत्तफाक। ऐसे ही ये अलग अलग आते जाते और फिर अल्टीमेटली ये टोटल के कॉलम में जो सबसे आखिरी वाली फिगर है, ये वो फिगर है जो बैलेंस शीट के फेस पे नज़र आया करती थी। अच्छी बात यह है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर करना सीख ली हैं अब FAR के अंदर, तो आपके लिए कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग और ज़्यादा आसान हुआ है। ये बीच में एक मिसिंग लिंक था, इंट्रो में फाइनल अकाउंट्स करते थे, फिर जाके फाइनल अकाउंट्स इधर आके करते थे, बीच में FAR में होता ही नहीं था, सिर्फ एक्सट्रैक्ट से काम चलाते थे। तो अच्छा है, ये अच्छा स्ट्रक्चर बन गया इसका, ठीक है।
तो ये बैलेंस शीट के अंदर आप ले लिया करते थे अपने एसेट्स की बुक वैल्यू। अब अगर इंटेंजिबल आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जी ब्रांड आ जाएगा, लाइसेंस आ जाएगा, ठीक है, कोई जो है वो कस्टमर लिस्ट अगर खरीदी है वो आ जाएगी, और इस तरह टोटल, और फिर ये टोटल उठ के बैलेंस शीट के फेस। ठीक है, तो ये थोड़ी सी रिवीजन हुई फॉर्मेट की हमारे नोट की। सही है, चलिए अब पेज नंबर किताबों का है 1070, इस पे तशरीफ ले आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पार्ट 1 भी क्लोज कर दें।